अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज हम कह सकते हैं तारीखी दिन है, आज एक सुनहरी दौर है, क्योंकि आज मार्केट ने 100K का एक साइकोलॉजिकल बैरियर अचीव किया, सस्टेन किया और क्लोजर किया। पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस है, ये वीक बड़ा ही एक फिनोमिनल देखा गया। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मार्केट जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में हम 100K के साथ साथ 150K भी देखेंगे। साथ साथ ये बताना ज़रूरी है कि आज के दिन की जो परफॉर्मेंस है उसमें तमाम चीज़ें वाज़े तौर पे दिखाई देती हैं, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो कि वाकई ये रंग लाई, जो दिन हम आज देख रहे हैं वो तमाम चीज़ इसकी अक्कासी कर रहे हैं। साथ साथ अगर हम बात करें, कुछ दौर था जब हमने बड़ा एक मुश्किल वक्त देखा स्टॉक मार्केट का। थोड़ा सा पास्ट में आपको बताती चलूं, जब 2015-16 के अंदर इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम था और 2017 के अंदर जब यही PMLN की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त मार्केट के नंबर्स 53,000 को टच करके 52,000 के ऊपर क्लोजर होके एक हायर साइड पे मार्केट थी, और वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा एक सुनहरी दौर था, हम कह सकते हैं। उस वक्त हम MSCI के अंदर इंक्लूड हुए, हमने इमर्जिंग मार्केट में कदम रखा फ्रंटियर मार्केट से, तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ थी और उस वक्त के इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि मार्केट में एक पोटेंशियल है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं एक बहुत मुश्किल वक्त आया, मार्केट ने एक बहुत नेगेटिव, एक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी के बायस बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव दौर देखा। मार्केट ने 28,000 का एक इंट्राडे लो हम कह सकते हैं, या एक बहुत ही लो इस सेंस में भी कह सकते हैं, क्योंकि कोविड भी आया। कोविड के अंदर बड़ी बुरी मुश्किलात जो है वो फेस करना पड़ी मार्केट को, लेकिन इन्वेस्टर्स ने हौसला नहीं हारा और आज ये दिन हम देख रहे हैं फाइनली जब गवर्नमेंट भी मुस्तहकम दिखाई दे रही है, एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी जब होती है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस, तमाम चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं। और वही हमने आज भी देखा कि मार्केट ने वाकई वो कर दिखाया जिसके लिए सिर्फ उम्मीदें, सिर्फ ख्वाब देखे जा रहे थे। सो देयर इज़ इट, 100K आज के दिन जो है वो अचीव्ड है, सस्टेन है, बुल रन है मार्केट के अंदर, और साथ साथ इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी जा रही है और हौसले उनके इतनी बुलंद हैं कि एक्साइटमेंट देखी जा रही है कि इस वीक के अंदर कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और यकीनन कोई ना कोई मजीद हायर साइड पर जाएगी मार्केट। तो अभी हम इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं और गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम करते हुए 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी गई। उन्होंने कहा, स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मर्तबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज करना हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। इस संगे मील को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम और मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए मसरूफुल अमल हुक्काम लायके तहसीन हैं। वजीर आजम ने कहा, अपनी कौम से अहद किया था कि मुल्क की माशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई है। शरह सूद कम होकर 15% और तरसीलाते ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुके हैं। मुस्बत हुकूमती इक़दामात और मौसर पॉलिसीज के समरात का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि स्टॉक मार्केट 17 माह कबल सिर्फ 40,000 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद थी और उसे कलील मुद्दत में मार्केट ने 60,000 पॉइंट्स इजाफे से 1 लाख का संगे मील अबूर किया है। अच्छा, आपने ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पे ये बताया गया है कि एक साल अगर हम पहले चले जाते हैं तो यहाँ पे एक साल पहले 40,000 का लेवल था मार्केट के अंदर, डॉलर जो है वो 315 पे ट्रेड कर रहा था, और आज एक साल बाद यानी कि हम 2024 नवंबर के अंदर देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, 100K को टच किया है और डॉलर भी एक स्टेगनेंट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, 277 जो है वो रुपये ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत, ये जो सिलसिला था पूरे साल का जिसमें हमने एक इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा एक हायर साइड पे बुकता, या हम कह सकते हैं कि हम इन्फ्लेशन के नंबर्स 38% पे देखें, तो हमें चीज़ें जो है वो काफ़ी नेगेटिव से पॉजिटिव लाने के लिए पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा हाथ था जो आज हमने विटनेस किया। सो मार्केट की पोजीशंस देखते चलते हैं, आज के मार्केट के 100 इंडेक्स से क्या अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 99,269.25 के लेवल पर,
हायर साइड पे मार्केट गई 100,540.29। आज हम देख रहे हैं 100 इंडेक्स के एक कहते हैं ना तेवर ही अलग दिखाई दे रहे हैं। लोअर वाज 99,354.24 एंड फाइनली क्लोजर रहा 100,082.77 का, यानी कि 813.52 का गेन देखा गया। ये बुल रन मौजूद है मार्केट के अंदर और देखा यह जा रहा है कि इसी बुल रन की जो एक पॉजिटिविटी है वही इस वीक के अंदर दिखाई दे रही है। इस वीक के अंदर नए हमने एक नंबर्स भी देखे, नए माइलस्टोन भी देखे और मार्केट की सस्टेनेबिलिटी भी देखी। साथ साथ अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है या फिर थोड़ा सा एक अपोजिशन का प्रोटेस्ट देखा गया उस दिन मार्केट ने, आपको याद होगा ये ट्यूसडे की बात है, जब हमने देखा कि वेडनेसडे की, जब हमने देखा मार्केट ने 3000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा और फिर हम देखते हैं कि चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ हो जाती हैं। सो ये चीज़ें रिकवरी की तरफ भी आ रही हैं और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जब मौजूद है तो ये हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टॉक मार्केट के नंबर्स पर। सो हमारे साथ ओवर कॉल रजा जाफरी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं और हेड ऑफ इक्विटीज़ हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ के। रजा, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। जी थैंक यू नताशा। रजा, क्या समझते हैं आज का दिन 100 के सेलिब्रेशन मोड दिखाई दे रहा है। अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कि सेलिब्रेशन मोड तो पहले ही दिखाई दे रहा था, लेकिन 100 के एक अचीवमेंट है, कैसा लगता है? जी बिल्कुल, आई मीन एक साल पहले ही अगर आप देखें, 1.5 साल पहले का ही वक्त है कि जब मार्केट 40,000 या उससे भी नीचे के लेवल पे थी, तो इस तरह की रिकवरी और परफॉर्मेंस देना महज एक साल के पीरियड में, आई थिंक इट्स फिनोमिनल। और आई थिंक ये जाहिर करता है कि अगर एक स्टेबिलिटी हो और एक अच्छी मोहतात किस्म की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को परस्यू किया जाए तो फिर क्या नताइज निकल के आते हैं। तो आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर थी कि अगर चीज़ें सही तौर पे चलती हैं, इकोनॉमी स्टेबल होती है तो डेफिनेटली अपसाइड बहुत है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि इट इज़ पॉजिटिव सरप्राइज। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप 1.5 साल पहले किसी से बात करते तो लाख लेवल का इंडेक्स बहुत सारे लोग कह रहे होते। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे साल आगे बढ़ा है, तो जिस तरह की हमने डेवलपमेंट्स देखी, करेंसी स्टेबल हो गई, महंगाई की शरह नीचे आई, शरह सूद नीचे आए हैं और मजीद नीचे आने की तवक्को है, कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खड़ी रही। तो ये सारी चीज़ों का जो सम हुआ तो फिर ऑब्वियसली हमने मार्केट में उसके पॉजिटिव असरात देखे। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। 100,000 डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारी मार्केट के लिए, डेफिनेटली इसको सेलिब्रेट तो रजा, करना चाहिए। बट मैं आपको यही रोकूंगी, ये आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉप दिखाई देता है वो कौन सा एक नंबर है? यानी कि अब हम 100 के अचीव कर चुके हैं, मार्केट में बड़ा अभी भी पोटेंशियल है, प्राइस एंडिंग मल्टीपल बड़ी चीप दिखाई देती है इन द रीजन और ये मार्केट बड़ी एक लुक्रेटिव मार्केट है। तो कैसा लगता है? और दूसरा ये कि जो हमारे पास नया माइलस्टोन है वो कौन सा नंबर होगा, नेक्स्ट आई स्टॉप थिंक कहाँ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक आपने बात करी वैल्यूएशंस की, तो अभी भी हम तकरीबन अभी भी 5 टाइम्स अर्निंग पर ही हैं और पिछले अगर आप 10 साल का भी एवरेज लीजिए तो वो 7.5 टाइम्स अर्निंग्स है। तो उसी से जाहिर हो रहा है कि एक अपसाइड पोटेंशियल अभी भी मौजूद है। और अगर हम 6 टाइम्स अर्निंग्स भी लेते हैं, जो कि एक जमाने में जब इंटरेस्ट रेट साइकिल नॉर्मल होती थी तो ये समझा जाता था कि इससे नीचे लेवल्स तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। हम महज 6 टाइम्स अर्निंग्स पे भी पहुंच जाएं तो 1,20,000 सवा लाख का टारगेट बिल्कुल जहन में आता है। और अभी भी अगर आप देखें तो कुछ फर्म्स ने इस तरह के इंडेक्स टारगेट्स ऑफिशियली निकालना शुरू भी कर दिए हैं कि अब ये नेक्स्ट माइलस्टोन है फॉर द BSE 100। अच्छा रजा, कौन से इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं? फॉरेनर्स ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं मार्केट के अंदर, लोकल्स का रुझान है या म्यूचुअल ज़्यादा आ रहे हैं? क्या लगता है आपको आजकल क्या इनका ट्रेंड देखा जा रहा है? आई थिंक लोकल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पिछले मुश्किल जो साल गुजरे हैं लास्ट फ्यू इयर्स मार्केट के लिए, तो उस पे वो हमेशा उनकी सपोर्ट एक रही थी। लेकिन हमने देखा था कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो पिछले 1-2 साल में नेट सेलर्स ही रहे थे। लेकिन क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स के पास दो मेन किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, या तो फिक्स्ड इनकम या इक्विटीज। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तो शिफ्टिंग भी हो रही है फिक्स्ड इनकम टू इक्विटीज और नया पैसा भी आ रहा है
जो लोग थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस ले रहे हैं इकोनॉमी में, तो नया पैसा भी आ रहा है बोथ एट द रिटेल लेवल और म्यूचुअल फंड लेवल। तो नेट बायर्स अगर आप देखें पिछले 3 से 6 महीने, तो वो म्यूचुअल फंड्स ही रहे हैं इन अ बिग वे। तो दैट्स वेरी इनकरेजिंग टू सी, क्योंकि दैट मीन्स कि देयर इज अ ब्रॉड बेस ऑफ पीपल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिटेल साइड पे भी आ रहे हैं लोग जो डायरेक्ट करते हैं इन्वेस्ट, तो वो उनका भी डेफिनेट रोल है इन ड्राइविंग द मार्केट अप। तो इट्स अ ब्रॉड बेस्ड रैली, बट मोस्टली डोमेस्टिक ड्रिवन रैली है एज ऑफ राइट नाउ। अच्छा, तो अट्रैक्शन फॉरेनर्स को क्या दिखाई दे रही है? अगर हम थोड़ा सा बोलें, उन्हें बताएं कि हमारी मार्केट की प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत चीप है, साथ साथ लोकल्स तो चले इंटरेस्ट ले ही रहे हैं, फॉरेनर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? और दूसरा ये कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि अभी बड़े अट्रैक्टिव मिल रहे हैं, और वो इन्वेस्टर्स जो समझ रहे हैं कि अभी हमने बस मिस कर दी है, तो उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में जाएं और कहां पर जो है वो पोजीशंस ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर? अच्छा, दो सवाल है आपके। तो पहले तो फॉरेनर की मैं बात कर लेता हूँ। डेफिनेटली वो पाकिस्तान उनके रेडार पर है। बहुत सारे फॉरेनर्स पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान विजिट भी करी हैं, उन्होंने हमारी अच्छी बड़ी कंपनीज के साथ मीटिंग्स भी करी हैं, एंड डेफिनेटली पोजीशंस भी ऐड करी हैं सेलेक्टिवली। तो आई थिंक उनको नजर आ रहा है कि एक इकोनॉमी पे फोकस है, गवर्नमेंट का बड़ा रेजर शार्प फोकस है, और इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की तरफ जा रही है। टैक्स नेट डिवाइड करने की बात कर रही है, एनर्जी रिफॉर्म्स की बात कर रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, एफडीआई, यही सारी चीजें हैं जो वो जांचते हैं। पर उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो दे वांट टू सी कि ये एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ये चीजें बरकरार रहें, ना कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए। तो वो वंस वो एक एक्सटेंडेड पीरियड तक ये चीजें देख लेंगे कि ये वाकई हो रही हैं और डिलीवर हो रही हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस आता है। दे डोंट, मतलब देखें, उनके लिए 6 पी पे आना या 7 पी पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो फिर उनके लिए तो वो भी सस्ता ही है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें, तो दे नीड टू सी स्टेबिलिटी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। जहां तक स्टॉक्स की बात है, तो देखें अभी तक जो इस साल जो चले हैं मेन सेक्टर्स, उसमें बैंक शामिल हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर शामिल है, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर शामिल है। ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें या तो डिविडेंड यील्ड्स बहुत हाई थे, या कोई प्राइसिंग इंप्रूवमेंट हुई, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई। अब आई थिंक आगे वाले वक्त में अगर इकोनॉमी स्टेबल रहती है और ग्रोथ की तरफ आती है, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ, तो वो सेक्टर्स जिनकी अभी डिमांड बहुत लो है, और वो आगे डिमांड इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, आई थिंक वो थोड़ा बेहतर होंगे, खास करके इंटरेस्ट रेट भी क्योंकि नीचे आ रहे हैं। तो उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर आ जाता है, जो कि अभी उस तरह से परफॉर्म नहीं करा इस साइकिल में, जिस तरह के जो बाकी सेक्टर्स जिनका मैंने नाम लिया उन्होंने परफॉर्म करा है। तो थोड़ी सी अगर एक लंबी व्यू ले, अभी डिमांड उनकी वीक है, लेकिन अगर यही मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बरकरार रहती हैं, तो फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी फॉर दिस डिमांड इंप्रूवमेंट टू कम इन। तो उसके लिए फिर हम एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ देख सकते हैं, जो कि अभी तक भी रिलेटिवली अंडर राइट। परफॉर्म। रजा, आपने उन सेक्टर्स के भी नाम लिए जिनके अंदर पहले हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी हम डाउन साइड पे थे, या उनके अंदर कोई मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा था, वो इतना ज़्यादा एक अपवर्ड ट्रेंड दे नहीं रहे थे। सो अब थोड़ा सा सिक्लिकल सेक्टर्स के अंदर आपने कहा गुंजाइश है, इंटरेस्ट रेट भी कम होने वाला है। वो इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल न्यू आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो समझते हैं कि 100K मार्केट हो चुकी है और अभी हम बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन लें, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? क्या अभी कोई बाय ऑन डिप्स का ऑप्शन आएगा उनके पास, या फिर वो अभी सिर्फ स्टार्ट करें और न्यू इन्वेस्टर के तहत आ जाए मार्केट के अंदर? क्या एडवाइस करेंगे? आई थिंक 100,000 बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हमारी मार्केट बहुत महंगी हुई है। अगर वैल्यूएशंस पे भी चले जाएं, तो वो हम डिस्काउंट पर हैं पिछले 10-15 साल के एवरेज पे। या आप अपने हम मार्केट कैप की भी बात कर लें, आज भी तकरीबन 45 अरब डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 2017 क्योंकि करेंसी एक डिफरेंट लेवल पे थी, तो 2017 का जो पीक था, जो 53,000 लेवल पे था, वो $100 बिलियन था। तो अगर आप डॉलर टू डॉलर कंपेयर करें, तो अभी भी आप हाफ वे थ्रू ही हैं। और जो जैसे मैंने आपको कहा कि जी, जैसे मिसाल के तौर पे बैंक्स चले हैं या फर्टिलाइजर चले हैं, वो मोर देन डबल हुआ है सेक्टर दिस ईयर। तो इनकी अभी भी डिविडेंड यील्ड्स जो हैं 11 से 12% पे हैं, विच इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द 1 ईयर ट्रेजरी बिल रेट। तो अभी भी इतनी लुक्रेटिव डिविडेंड यील्ड्स उन सेक्टर्स में मौजूद हैं जो ऑलरेडी डबल हो चुके हैं इस साल। तो ऑब्वियसली दैट जस्ट शोज यू के जी, इवन दो सेक्टर्स वो भी एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं। तो अगर वो सेक्टर जो डबल है उनमें भी जो गुंजाइश नजर आ रही है, तो डेफिनेटली वो सेक्टर्स जो अभी रिलेटिवली इतने परफॉर्म नहीं करे, जैसे सिक्लिकल्स हैं, तो उसमें उनमें तो फिर और भी अपसाइड फिर पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली 100,000 एक बड़ा नंबर लगता है,
लेकिन वैल्यूएशंस में उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन में या जितना पोटेंशियल मौजूद है, दिस शुड नॉट बी द स्टॉप। इसमें तो दिस इज जस्ट द फर्स्ट माइलस्टोन, जैसा आपने पहले जिक्र किया। अच्छा रज़ा, मैं यहाँ आपको पॉज करूँगी। मैं नईम करीम साहब से पूछना चाहती हूँ, हमारे साथ ये स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी है। आप बिजनेसमैन हैं, सो नईम करीम साहब, वेरी वार्म वेलकम। क्या कहेंगे सर, माशी पॉलिसियों का जो एक फाइनली हम कह सकते हैं ना इम्पैक्ट, या उसकी जो एक स्क्रीन पिक्चर है वो अब हमें दिखाई दे रही है। एज वेल एज स्टॉक मार्केट कंसर्न हम वो देख चुके हैं कि 100 के आ चुके हैं। अगर हम थोड़ी सी इकोनॉमी के हवाले से पर्सपेक्टिव की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पे 30 बिलियन से अबव की तैयारी मौजूद है। अगर हम बात करें रेमिटेंसेस की, तो 36 बिलियन डॉलर्स एक कैलकुलेशन डॉट्स में मिल रहा है हमें। तो आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से, और जो बैक टू बैक एफडीआई के हवाले से कोशिशें हैं वो कितनी ज़्यादा कंसर्नेबल हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा पूरी कौम को भी, और जैसे जाफरी साहब ने स्टॉक एक्सचेंज के वाले से सारी चीज़ें बताई हैं। बात यह है कि इस पॉइंट पे आना इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। ये खाली किसी गवर्नमेंट की कामयाबी नहीं कह सकते हम इसको, इस अचीवमेंट फ्रॉम द पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने ट्रस्ट किया है इस गवर्नमेंट पे, इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया है, और उसकी बेस के ऊपर ये जो कंसिस्टेंसी आई है लोगों के अंदर एक बिज़नेस के अंदर आने की, एक लीगल बिज़नेस के अंदर आने की, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। बात यह है कि अब the point is कि why people are वो क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं। ओनली द रीज़न इज़ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट द मोमेंट। और उसके बाद जो पॉलिसीज़ ये लेके आए हैं, उन पॉलिसीज़ को उन्होंने कंटिन्यू किया है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की है, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, बाहर से जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, ऐसी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई हैं, अभी हमारे बेलारूस के सदर जो गए हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसके पहले भी जितने भी हमारे पास फॉरनर्स आते रहे उनके जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो इट क्रिएट्स अ कॉन्फिडेंस इन बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लैकिंग करते थे हमेशा, हम पॉलिसीज़ ले आते थे लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती थी। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि आज लोगों का ट्रस्ट इस पर डेवलप हुआ है। और मेनली इसके अंदर ये भी चीज़ है कि लोगों के पास अब बाहर पैसा भेज नहीं सकते इलीगली। द पॉइंट इज़ कि उनके पास पैसा है, उनके पास अपनी सेविंग्स हैं, अब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना है। प्रॉपर्टी के अंदर सबको पता है कि क्या कैसे चल रही है, प्रॉपर्टीज़ डाउन, उसके बाद टैक्सेशन है, फिर उसके अंदर आपको पता है कि जो रिटर्न जब करते हैं उनके लिए डिफरेंट है, इसलिए उसमें लोग जा नहीं रहे। तो दिस इज़ द पॉइंट। आपको एक ट्रेंड हमारे पास पाकिस्तानी एक मेंटालिटी, एक ट्रेंड ये है कि जब हम किसी को कोई प्रॉफिट करता देखते हैं तो वी कम टू द सेम बिजनेस। तो एक मेंटालिटी हमारी पाकिस्तान में चलती है, यार दुनिया में भी ऐसे ही होता है। लोग एमबीए कर रहे हैं तो ऑल गो डॉक्टर्स हैं तो ऑल गो फॉर द डॉक्टर्स। तो दिस इज़ अ जनरल परसेप्शन ना। अब नैरेटिव बनाने की बात है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आती है तो एक नैरेटिव पॉजिटिव बनता है आपके लिए। अब ये जो 10 महीने की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने एक पॉलिसी के अंदर एक जो है ना एक फैलाव लेके आए हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया है। SIFC बनी है, SIFC का बनना जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं, इवन जितनी आपके फ़ौज पाकिस्तान हैं उनके लोग भी हैं, फिर उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन। तो दिस गिव्स ए पॉजिटिव रिस्पांस। फिर जो टीम है हमारी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो टीम है, इट्स क्वालिफाइड टीम। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अब टीम जो चूज़ करते हैं, व्हाट इज़ टीम। और टीम भी पिछली उसमें PDM की गवर्नमेंट से बहुत सारे मिनिस्टर वही हैं, दे आर द सेम मिनिस्टर। वेराज अगर हम 2018 से 2021 के बीच में देखें तो एक डिपार्टमेंट के ऊपर लेट्स से इंटीरियर मिनिस्ट्री है, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर कोई 6 मिनिस्टर आ गए, ठीक है ना। इतनी चेंजिंग के साथ जब आप चलते हैं तो आपके पास जब राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब यू कैन डू समथिंग। तो इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। द पॉइंट इज़ कि इनके पास एक विल था, और इकानमी जिस बैकग्राउंड से आए हैं, आपको पता है कि मियाँ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, दे आर फ्रॉम द सेम बिजनेस कम्युनिटी, और वो समझते हैं कि व्हाट इज़ द बिजनेस, व्हाट इज़ द इकॉनमी। तो इससे पहले तो आपको पता ही कि 2018 में जहाँ हम छोड़ के गए थे मियाँ साहब, वो क्या हालात बने उसके बाद, फिर हम कहाँ पे चले गए। आपके सामने इंडेक्स आ रही हैं कि 40,000 पे हम आ गए, और 100,000 पे जाना और दुनिया में सेकंड नंबर पे आना, इट्स नॉट मतलब इजी। वैसे भी स्टॉक मार्केट बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी है। और फिर जो प्रॉफिट उसके ऊपर आप देखें ना कि इन द लास्ट 3 or 4 years आई थिंक इज मोर देन 20% द प्रॉफिट। तो कोई भी नहीं दे रहा आपको ना इतना प्रॉफिट। आप बैंक 20% नहीं 40% प्रॉफिट दे चुकी है। गुफ्तगू जारी है, ब्रेक की जानिब चलते हैं, वापस आते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी, हमारे साथ नईम साहब भी मौजूद हैं, रज़ा जाफरी साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज के दिन जो 100 इंडेक्स के पोजीशंस हैं उनके जो एक इम्पैक्ट है वो क्या रहा,
इन दी इकोनॉमी, और साथ साथ अगर दूसरी बात करेंगे कमोडिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, तो कमोडिटीज़ इम्पैक्ट क्या रहा है? सो आज के दिन के जो हमारे पास करंट कमोडिटी अपडेट्स हैं हमारी स्क्रीन्स पर हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,74,915 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,35,946 रुपीज़। आज की लोकल मार्केट में ये रेट्स देखे गए, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस हम देख रहे हैं $2,639.53, ऑयल WTI पर बैरल $69.21, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $73.43। अच्छा, एक देखने वाली बात यह है कि जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है वो अब लोकल मार्केट पे आएगा। अब लोकल मार्केट पे प्राइस भी कम होंगे क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं, और ये हम अपने गेस्ट से पूछेंगे यकीनन कि ऑयल प्राइसेस कम कैसे हुए। साथ साथ अगर हम लोकल मार्केट पे बात करें गोल्ड के प्राइसेस में, तो यकीनन यहाँ भी कमी वाक़ई हुई है। मैं नईम साहब से सबसे पहले पूछती हूँ। नईम साहब, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और ख़ासकर जो इन्फ्लेशन के नंबर्स का कम होना है, ये बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ है। हम अगर थोड़ा लोकल मार्केट की बात करें, और जब आम आदमी या एक लोकल पर्सन ये बात करता है गोल्ड की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है, तो आज आपको अब हम कहाँ खड़े हैं एक साल पहले के बरक्स? तो देखें, जब आर्टिफिशियल चीज़ें जब चलती हैं तो फिर वो इसी तरह होता है कि इंडिविजुअल बेस के ऊपर लोग जो है ना प्राइस फिक्स करते हैं अपने लिहाज से, और जब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई डिसीजन होते हैं तो दिस इज़ द रियलिटी बेस। तो ना जो भी चल रहा है आजकल इस ऑन द रियलिटी बेस। पहले जो भी था आपको पता है, लोग अपने तौर के ऊपर प्राइसेस फिक्स कर लेते थे, गोल्ड को रोक लेते थे, कमोडिटीज़ को रोक लेते थे, और उसके बाद स्टॉक करने के बाद उनकी प्राइसेस अपने हिसाब से उसको जो है ना वो मैनेज करते थे। अब ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात पहले भी जो मैंने बात बताई है कि वो ये है कि हमारा पैसा जो लीगल पैसा है वो बाहर नहीं जा रहा। मतलब इस वेरी रियर है कि जो बाहर पैसा जाना जो है ना हमारा रुक गया। फिर स्टेबल आपकी जो आपका जो करेंसी का जो रेट है इट्स स्टेबल फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। मतलब आप 320 से लेके अभी आप तकरीबन 275 और 280 के बीच में आप चल रहे होते हैं फॉर द इम्पोर्ट। और देन यू हैव द इंक्रीजिंग योर फॉरेन रिजर्व, जो दिस इज़ द मेन इम्पैक्ट जो भी हमारी इकॉनमी के ऊपर आता है, महंगाई के ऊपर आता है। कि पहले हम कहाँ पे खड़े थे, वी वेंट ऑन द 7 बिलियन से भी नहीं नीचे चले गए। अगर हम दोनों मिला के तो 7 दोनों मिला के, गवर्नमेंट हाँ। की हमारी 3 बिलियन पे आगी हुई थी। तो नाउ वी आर अबव द 20 बिलियन। अब और अब 30 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स 11 पॉइंट Yes. समथिंग है, एंड कमर्शियल बैंक्स के 4 पॉइंट समथिंग। जी हाँ, तो आप ये तकरीबन 17 बिलियन के ऊपर हम बैठे हैं। हाँ। उसके अंदर फिर आप IMF की हमारे पास इंस्टॉलमेंट आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो सऊदी अरब ने हमें जो कमिटमेंट की हुई है, इसके अलावा 10 बिलियन की कमिटमेंट जो UAE के साथ है सिर्फ, ये वो कमिटमेंट्स है जो ऑलरेडी इन पाइपलाइन है, और ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, दिस आर नॉट द लोन्स। और जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज दिख रही हैं तो लगता ये है कि ये जल्दी कमिटमेंट्स फुलफिल हो जाएंगे। मैं रज़ा से पूछूंगी, रज़ा, इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या दिखता है ऑयल प्राइसेस के लिए? खासकर हम देख रहे हैं जब US इन्वेंट्री का इम्पैक्ट आता है, और फिर थोड़ा सा ईरान एंड रशिया के एक रिफ्ट्स जो है वो सामने आ रहे थे। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑयल प्राइसेस नियर फ्यूचर कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आई थिंक इसमें अपोजिंग फोर्सेस हैं। आई मीन जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली डिमांड अपनी जगह है, बट ऑब्वियसली ऑन द सप्लाई साइड भी आई थिंक जो इनकमिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उन्होंने आई थिंक ये कैंपेन प्लेज की थी कि वो ऑब्वियसली शेल गैस और फ्रैकिंग की तरफ जाएंगे, तो सप्लाई वहाँ से ही बढ़ानी है। बाकी अगर जियोपॉलिटिकल हालात थोड़े से संभलते हैं दुनिया में तो वो भी एक बेहतर उसकी करेंगे कि सप्लाई शॉक्स की रिस्क कम हो जाएगी। तो ऑलरेडी हमने ऑयल काफी हद तक नीचे आता हुआ देख लिया इन द लास्ट ईयर और सो, तकरीबन $90 से नाउ इन द 60s। तो अब तो आई थिंक यही कहेंगे कि भी अगर यही लेवल भी बरकरार रह जाता है, और उम्मीद यही है कि इसी पे ही कंसोलिडेट करेगा, तो आई थिंक दैट्स फाइन फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, क्योंकि 50% ऑफ आवर इम्पोर्ट्स इज ऑयल। तो आई थिंक इस ऑयल लेवल पे हम देख रहे हैं कि करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में है। तो आई थिंक अगर इसके इर्द गिर्द ही रहता है, और तवक्को यही है कि यहाँ से इतने कोई शॉक्स हम देख नहीं रहे, सॉफ्ट ही रहनी चाहिए ऑयल प्राइसेस इन द नियर टर्म, तो दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। रज़ा, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं एक बार अपने नाजरीन की आगाही के लिए पूछना चाहूँगी कि इस बार कितने IPOs आए, कितनी नई कंपनियों ने लिस्ट किया इन दिस ईयर, और ख़ासकर जो मार्केट के अब नंबर्स हैं तो कितने IPOs मज़ीद आने वाले हैं, न्यू लिस्टेड कंपनीज आने वाली हैं? आई थिंक अगर आप पिछले 5-6 साल का एवरेज देखें तो 3 से 4 IPOs ऑन एवरेज आए हैं एवरी ईयर इन द लास्ट 12 मंथ्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो आई थिंक 8 IPOs तो आई ही हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव डन वेल आफ्टर लिस्टिंग, ऑब्वियसली क्योंकि एक अच्छी बाजार थी। फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल, जो हमारी बातचीत होती है दीगर स्टेक होल्डर से, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो डेफिनेटली अब बहुत सारे लोगों की इरादा है कि इसकी तरफ आएँ।
तो जो IPOs रुके हुए थे पिछले कुछ 1-2 साल से, क्योंकि उनको था कि शायद अच्छी कीमत ना मिले या अच्छा इंटरेस्ट जनरेट ना हो, तो हमने तो देखा है कि अब वो एक्सेलरेटेड लेवल पे मार्केट की तरफ आना चाह रहे हैं। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि इससे इवन डबल का नंबर शायद हमें देखने को मिले इन द नेक्स्ट 12 टू 15 मंथ्स। तो जो IPO का पेस हमने 2024 में देखा है, तो मे बी 14-15 इज द नंबर वी शुड बी लुकिंग एट। राइट, सही फरमाया आपने। मैं नईम साहब से पूछूंगी। नईम साहब, इकोनॉमिक नंबर्स को जनरेट करने के लिए जो सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस देखी जा रही है, और ख़ासकर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फूड सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई दे रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? और थ्रू SIFC क्या नई पॉलिसीज़ मज़ीद इम्प्लीमेंट होने वाली हैं? जैसे हमने IMF के थ्रू देखा कि टैक्स इम्प्लीमेंट होने वाला है जनवरी से, तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा या वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, इस प्रोविंशियल डिपार्टमेंट बेसिकली पंजाब में डिफरेंट है, सिंध में डिफरेंट है। हमने भी पॉलिसी पढ़ी भी, एग्रीकल्चर पॉलिसी नई इन्होंने लॉन्च की है पंजाब ने, तो दे आर गिविंग द रिलैक्सेशन एज वेल। और उसमें अभी जो ग्रीन पाकिस्तान के नाम से एक नया आपको पता इनिशिएटिव उन्होंने लिया, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जो है इट्स इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट जिसको ऑन कर रहे हैं वो जनरल साहब। तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो लैंड के ऊपर ये लोन भी करेंगे लोगों को, और उसके ऊपर मशीनरी भी देंगे, उसके ऊपर ये उस लैंड के ऊपर अगर एक तरफ से वो टैक्स देंगे तो दूसरी तरफ से उन्हें रिलैक्स करेंगे। ये वी आर द एग्रीकल्चर कंट्री ना, लेकिन पिछले कुछ कह लें कि 10 सालों से आपके सामने है कि बट वी आर इम्पोर्टिंग द वीट। हम कभी चीनी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जब तक हम अपनी ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं लाएंगे, एग्रीकल्चर को कंट्रोल में नहीं लाएंगे और एक्सपोर्ट पे नहीं जाएंगे। एक्सपोर्ट में हमारे पास क्या था? टेक्सटाइल था, ये हमारी एग्रीकल्चर थी। दीज आर टू मेन प्रोडक्ट्स। अदरवाइज तो फार्मास्यूटिकल तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, जो भी उनके लिए कर रहे हैं। दीज आर द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इज आवर इंडस्ट्री। इसको हमने प्रमोट करना है और दिस इज आवर पोटेंशियल। अब तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हो रहा है ना, अब तो देखें वो तो ये है कि दिस इज वो हमारी इकॉनमी का, हम इसलिए उसको हिस्सा नहीं कह सकते कि वो दे आर नॉट फ्रॉम लोकल 5% उसमें इंडस्ट्री होगी, बाकी तो 95% इंडस्ट्रीज फ्रॉम आउटसोर्स जो यहाँ पे बैठे हैं वो काम कर रहे हैं हमारे लिए। नहीं सर, लेकिन 830 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जिसमें सिर्फ 30 मल्टीनेशनल है, बाकी 800 तो हमारी लोकल ही है ना। लोकल की आपको उनका जो वो है क्वांटम है, आप समझते हैं, आप देखें ना कि दे आर वेरी स्मॉल। आप अगर उनके नाम लेना शुरू करें, आई एम द लेट्स टॉक अबाउट द टेक्सटाइल। टेक्सटाइल, हम टेक्सटाइल में अब वो हमने इन्वायरमेंट देनी है लोगों को, जिसमें मेन इज़ द आपको पता है एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी हमने उनको देनी है। वो हमारी बैकबोन थी, उसको हमने आगे लेके जाना है। वियतनाम हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। तो हमारे पास जो रिजर्व्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे? या तो एक्सपोर्ट से आएंगे या रेमिटेंस से आएंगे। तो रेमिटेंस से कितने की आ सकते हैं? आपके सामने 30 बिलियन नहीं होंगे तो 40 बिलियन आ जाएंगे। उसी हिसाब से उन्होंने जाना भी है। आपको पता है कि अभी हम बैलेंस पे हैं। अगर 30 बिलियन की हमारी इंपोर्ट हो रही है तो 30 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है। मतलब नाउ एट द मोमेंट वी आर ऑन द पार। इंपोर्ट करो या तो हम कम कर लें, इससे कम कर नहीं सकते। जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, बिजनेस हमने करना है, रॉ मटेरियल हमने मंगाना है, मशीनरी हमने मंगानी भी है, हमने डिपेंडेंट है। या तो इंडिपेंडेंट होते तो फिर हम कर सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने उस पर कंट्रोल किया, इस अंदाज से कंट्रोल किया उन्होंने प्राइवेट बैंकिंग को कह दिया कि आप अपने तौर के ऊपर अपने क्लाइंट को डील करें, स्टेट बैंक इसको नहीं करेगा। तो आस्ता आस्ता ठीक हो गया। टफ टाइम आया, 1 साल का आया। आपको पता है कि LCs नहीं खुलती थी, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे, $10,000 भेजने के लिए भी इश्यूज होते थे। एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज इज अ पार्ट ना कि इतना, क्योंकि उसमें भी ओवर इनवाइसिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। डिफॉल्ट के खतरात थे, बड़ा मुश्किल वक्त था। अगर उस टाइम पे वो ना करते, ठीक है, तकलीफ सबको हुई, कमर्शियल इंपोर्टर को भी इसमें तकलीफ हुई, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इसमें तकलीफ हुई, बट ये कि उसको एक टाइम था, वो मुश्किल वक्त था, सब साथ खड़े रहे, वो और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को ही, क्योंकि उन्होंने बड़े अनपॉपुलर डिसीजन लिए। देखिए PDM की जो एक बीच में जो टाइम आया था, डेट वाज अ डिफिकल्ट टाइम। नाउ अभी सिचुएशन बहुत बेहतर है, वी आर ऑन स्टेबल, वी आर एक ग्राफ, हम जा रहे हैं ग्राफ ऊपर लेके जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग द डाउन। तो बड़ा अच्छा ग्राफ है। और जिस हिसाब से पॉलिसी SIFC की आपने बात की है, उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी लोग लॉन्च कर रहे हैं, जितनी नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, स्पेशली फॉर द टेक्नोलॉजी, फॉर AI, फॉर IT जो पार्क ये लोग बना रहे हैं, इसके अलावा जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो बना रहे हैं, दे ऑल द इंटीग्रेटेड। इट्स नॉट द इकॉनमी इज इंटीग्रेटेड विद द अदर पार्ट ऑफ जितनी हमारी इंडस्ट्री लगेगी। यूथ को हमने इंगेज करना है, विच इज़ द 64% ऑफ पाकिस्तान। तो इट्स अ लिंकेज। हम कहते हैं कि नहीं जी, हम पहले वापडा को ठीक कर लें, हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, एवरीथिंग इंटीग्रेटेड चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। तो इकॉनमी उसी टाइम बेहतर होगी हमारे, जब तक यूथ इंगेज होती जाएगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अगर हमारे ब्रेन बाहर चले जाएंगे, हमारे पास तो लोग नहीं रहेंगे काम करने के लिए। सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी जो इनके टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। एवरी प्रोविंस इज सेंडिंग एट द मोमेंट, वो ट्रेन कर रहे हैं लोगों को टेप्टा के थ्रू, फिर उनके लिए जॉब्स का वो क्रिएट कर रहे हैं। जब वो बाहर जाएंगे तो उनकी रेमिटेंस पाकिस्तान में आएगी, इनके कॉन्ट्रैक्ट करके जाएंगे। ये ऐसे नहीं होगा पहले की तरह कि वो हायर एजुकेशन के लिए गए, वहीं पर रह गए, वहीं पर जॉब्स कर ली, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं आया।
अभी पॉलिसीज़ के तहत जाएंगे और जॉब्स के ओके, कॉन्ट्रैक्ट करके दिस जाएंगे इज वो। वेरी गुड, तो एक्चुअली ये ये बड़ी जब डिफरेंट चीज रेमिटेंस है। आप देखिए ना, हाँ, आप 30,000 अगर भेज देते हैं बाहर, 1,000 आप ले लें डॉलर उसका आता है एज ए कॉन्ट्रैक्ट, उसने भेजना ही भेजना है। हाँ, अगर वो 3,000 भी कमा रहे हैं, आप 1,000 भी आता है, आप अमाउंट देखिए कहाँ पे जाती है कहाँ पे फॉर द चला पर जाता मंथ। है, तो हमें तो किसी के डिपेंडेंट और होने फॉर की द ज़रूरत सेक नहीं ऑफ द कंट्री इट इज नेसेसरी। है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, हमें करना पड़ेगा। ये बाकी कंट्रीज़ करती हैं, ये हम नहीं करते कि हम उनको बाउंड नहीं करते कि जी आप जा रहे हैं जॉब के ऊपर तो आपने ये पैसे पाकिस्तान में भेजने हैं, आप इसके अलावा जो मर्ज़ी करते रहें। तो एवरीथिंग इज़ ए लिंक। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो कर रहे हैं लोग। आपको पता है, जैसे पहले बताया आई.टी के ऊपर बहुत मैसिव काम हो रहा है। आईटी का क्या बिज़नेस, आपको पता है कि इलीगल बहुत ज़्यादा बिज़नेस हो रहा है, उसको लीगलाइज करने की ज़रूरत है। इलीगल एज इन फ्रीलांसर्स आपके की बात करें जैसे आप? जो बने हुए हैं, आपके पास कॉलिंग सेंटर्स बने हुए हैं, आपके पास ओके, सॉफ्टवेयर हाउसेज बने हुए हैं, बट द रेमिटेंस इज़ नॉट कमिंग टू द पाकिस्तान। वो ये कि हाउस बना हुआ है, उनका ऑफिस बना हुआ है इंग्लैंड के अंदर, यूएई के अंदर बना हुआ है, लोग यहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे सर हैं। आपने बहुत बड़ी डिबेट टच कर दी है, इसके ऊपर तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो सकती है तो कि आईटी के लोगों को कुछ चीज़ें भी खरीदनी होती हैं, तो हमारे पास पेमेंट सिस्टम का भी तो एक we have- फुकदान है। देखिए, पाकिस्तान में आने के लिए, पेमेंट आने के लिए, आई एम द इम्पोर्टर। मेरे कंसल्टेंसी चार्जेस आते हैं, मेरी पेमेंट्स आती हैं बाहर से, आई एम पेइंग द, मैं 5% बैंक को पे करता हूँ, आई गेट माई मनी। उसमें क्या हमें टैक्स देना है, हम टैक्स से बचना चाहते हैं। 5% इज़ नथिंग। अगर आप 25% प्रॉफिट ले रहे हैं, वाई यू आर नॉट पेइंग द 5% ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से आप 25% कमा रहे हैं। कि थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा माहौल बेहतर और करने की अनऑफिशियल ज़रूरत है। चैनल के थ्रू भेजना और- भी एक ये गलत है, और तो एक कॉन्फिडेंस जब हाँ। नहीं होगा ना, आप देखिए लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। मतलब हम अब शेक भी हो जाते हैं, अब 2-3 दिन पहले कि हम पॉलिटिक्स की तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन इस तरह जब हालात बनते हैं, 4,000 नीचे गया आप इंडेक्स, सिर्फ 2 दिन के अंदर नीचे चला गया आपका। नहीं, लोग एक डर दिन के, गया फिर दूसरे दिन रिकवर ठीक भी है, हो गया। रिकवर। हाँ, लेकिन वो लंबा हो जाता, आपका धरना था या बट जो भी प्रोटेस्ट था, अगर वो 4-5 दिन के लिए चला दिस इज जाता, द रीजन कि रियासत की रिट है, और यहाँ करनी पे ये देखा है। गया कि हुकूमत ने ये चीज़ विटनेस की कि नहीं, कारोबार सबसे अहमियत की हामिल है। अभी सबसे पहले मईशत को देखना है, अपने लोगों को देखना है, और हमें अपने जो कहते हैं ना माशी मसाइल हैं उनको हल करना है। तो ये चीज़ें वाकई फौरी तौर पे हल की गई, और मार्केट के नंबर्स आपके सामने हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, करेंसी अपडेट्स देखते हैं आज के मार्केट में करेंसी अपडेट्स क्या है, हमारे पास क्या पोजीशंस है। लेट्स हैव अ लुक। यूरो बाइंग रही 293.16 के लेवल पर, सेलिंग वाज 293.69। यूके पाउंड बाइंग रही 351.7, सेलिंग वाज 352.34। US dollar buying रही 277.85, selling was 278.35, and lastly UK Chinese yuan buying रही 38.67, selling was 38.73। ये थे करेंसी अपडेट्स, जबकि हमारे पास जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं। सऊदी रियाल बाइंग रही 73.98, सेलिंग वाज 74.11, यूएई दिरहम बाइंग एट 76.15, सेलिंग वाज 76.29, ओमानी रियाल बाइंग रही 721.95, सेलिंग was 723.16, कोयत दिनार बाइंग रही 903.83, सेलिंग was 905.45। ये थे करेंसी अपडेट्स, और आप देख सकते हैं कि स्टैग्नेंट पोजीशन दिखाई दे रही है डेली बेसिस पे। थोड़ा सा हमने सोचा था कि अगर ये हो गया, थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट का एक इम्पैक्ट हो गया, तो ये हो सकता है कि एक नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन उसके बरक्स अब इंटरनेशनल मार्केट में भी एक हम कह सकते हैं ऑयल प्राइसेस का डिक्लाइन हुआ, तो इन्फ्लेशन जो है हमारा स्टैग्नेंट देखा गया। रज़ा हमारे साथ मौजूद है, रज़ा से मज़ीद बात करेंगे। रज़ा, करेंसी रेट्स भी आपने देखे और ऑयल प्राइसेस भी। अच्छा, अब अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे 100K के बाद प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या हो जाता है, और डेली बेसिस पे कितना कारोबार हो सकता है, यानी कितने पैसों पे डेली बेसिस पे एक्सचेंज हो रहे हैं, कितनी ट्रेडिंग हो रही है? जी, मतलब अगर आप पी की बात करें, डिपेंड करता है कि लोगों की आगे की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, बट ज़्यादातर लोग करीब हैं 5 टाइम्स अर्निंग्स के ही, जो कंसेंसस अभी भी मौजूद है। एंड अगेन एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स मजीद नीचे आएंगे और मॉनेटरी पॉलिसी अब 16 दिसंबर को ही है, तो ये एक्सपैंड कर सकता है मल्टीपल टुवर्ड्स 6 एंड पोटेंशियली बियॉन्ड। जहाँ तक कारोबार की बात है तो हेल्दी वॉल्यूम्स हैं। आजकल की बाजार 35-40 बिलियन रुपीस रोज ट्रेड कर रही है। तो अगर इसको मैं डॉलर में भी अगर आपसे बात करूं तो तकरीबन ये सिर्फ रेडी 150 मार्केट के मिलियन डॉलर। नंबर्स हैं या फ्यूचर भी हैं इसमें कलेक्ट? और सारे मैं मिला रहा हूँ इसमें, रेगुलर एंड फ्यूचर्स, तो ऑल शेयर एंड फ्यूचर्स। बट दैट्स अ वेरी हेल्दी नंबर। अगर आप रेगुलर मार्केट की भी करें तो तब भी आपको 100 मिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग नजर आएगी। 25 से 30 अरब रुपए रोज ट्रेड हो रहे हैं, इज अ वेरी हेल्दी नंबर।
क्योंकि हमें तो वो वक्त भी याद है कुछ टाइम पहले जब 5 से 10 मिलियन डॉलर पूरे दिन में ट्रेड होती थी मार्केट। तो ऑब्वियसली अगर हम वी आर डूइंग 10 टाइम्स दैट नंबर आराम से these days, so that shows you कि किस लेवल का इंटरेस्ट और किस लेवल की लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट में these days। अच्छा रज़ा, अगर वो सेक्टर्स जिनके अंदर गुंजाइश है या वो सेक्टर्स जो हमारे इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि आप उनको ज़रा टिप दे दें, तो क्या बताएंगे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको अभी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए और उनके अंदर अभी ज़रा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? लेकिन मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जहाँ P5 का है तो ज़्यादातर सेक्टर्स आपको इसी लेवल पे मिलेंगे। चंद सेक्टर्स हैं दैट हैव परफॉर्म्ड, या तो उनमें कोई वो नेचर ऑफ द बिजनेस ऐसा है हाई ग्रोथ, या उनमें कोई बहुत डेवलपमेंट ऐसे हुई है जैसे प्राइसिंग पावर बेहतर हो गई है। तो चंद ही सेक्टर हैं जो डबल डिजिट सेक्टर पीई में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादातर सेक्टर जो मिलेंगे वो 5 to 6 की रेंज में ही मिलेंगे। तो आई वुड से कि ओवरऑल ही मार्केट इज ऑन द चीपेस्ट, बट ये मैंने जरूर कहा कि जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं, अगर देखिए इंपॉर्टेंट ये रहे कि जो इकोनॉमी में बेहतरी आई है वो सस्टेन करे। अनफॉर्चुनेटली टू मेनी टाइम्स इन द पास्ट ये साइकिल्स बड़े छोटे रहे हैं, बट इस दफा जिस तरह का फोकस है गवर्नमेंट का इकोनॉमी पे, तो उम्मीद ये है और लोगों का कॉन्फिडेंस से बढ़ा है कि ये साइकिल थोड़ी सी एलोंगेट हो जाएगी और स्टेबिलिटी और इकोनॉमी की रिकवरी आगे भी चलेगी। तो अगर ऐसा है तो सिक्लिकल सेक्टर्स नजर आ रहे हैं जो अभी शायद डिमांड उनकी कम है, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशंस रही तो उनमें भी डिमांड रिकवरी आ जाएगी। जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर का हवाला दिया, तो आई थिंक वो फिर अगर आप व्यू लें 1-2 साल की, तो फिर दैट इज समथिंग जो काफी परफॉर्म कर सकता है, बशर्ते ये कि ये स्टेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू करती है। थैंक यू सो मच रज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे। ग्रेट एनालिसिस। हम देख रहे हैं कि मार्केट के नंबर्स डे बाय डे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ही ये हम कह सकते हैं कि नंबर्स आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही मार्केट के अंदर सेलिब्रेशन रहे और ऐसे ही रौनकें रहें। मैं नईम साहब से पूछती हूँ। नईम साहब, आईटी का जिक्र किया, आईटी सेक्टर के अंदर बहुत एक पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। पेमेंट सिस्टम का कोई रुझान दिखाई देता है क्या? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पेमेंट सिस्टम के हवाले से होगी जो कि आईटी सेक्टर को आधी पेमेंट यहाँ आधी पेमेंट ओवरसीज़ रखनी पड़ती है और जो कि उन्हें अलाउ भी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या इसके अंदर कोई आ सकती है पॉलिसी? लेकिन लीगलाइज करने की ज़रूरत है। बात है कि इसको ज़रा लीगलाइज कर लें। जो एक चैनल्स बना हुआ है, आप लाइसेंस उसको देना शुरू कर दें। जैसे ट्रेड लाइसेंसेज होते हैं हमारे, तो अभी तो आपको पता है बगैर ट्रेड लाइसेंस के सारा कुछ चलता है हमारे यहाँ। तो ट्रेड लाइसेंस भी दे दें उनको और साथ साथ आपके पास टैक्सेशन भी आना शुरू हो जाएगी। दोनों चीज़ें हैं ना, एक तो आपके पास रेमिटेंस आएगी, साथ साथ टैक्सेशन हो जाएगी। दे आर अर्निंग ना। बात तो ये है कि वो अर्निंग कर रहे हैं, दे आर अर्निंग। हमें माइंड को ज़ाया नहीं करना, हमने उन लोगों को ज़ाया नहीं करना जो कर रहे हैं काम, उनको बिज़नेस करने दें। आपको पता है बीच में बाहर की लोग आए, उन्होंने ये इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जो ऑनलाइन बिज़नेस है। फिर क्या हुआ? क्लैप्स कर गए सारे लोगों के, उसमें लॉसेज में हुए, बहुत यूथ हमारी उसमें इन्वॉल्व हुई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो सारा कुछ बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें फ्रॉड्स बहुत हुए। हम लीगलाइज जब करके चलेंगे ना, किसी भी चीज़ को हम लीगलाइज कर लेते हैं तो उसमें चीज़ें आसानियाँ हो जाती हैं हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ लीगलाइज एज एन ऑफिशियल कर लेते हैं, यू आर सेइंग दैट। उसको कहें पूरी दुनिया के अंदर ये लीगल एक बिजनेस चल रहा है तो इसको लीगलाइज करना चाहिए। हमारे लिए जो रेमिटेंस हमारे लिए यहाँ से भेजना भी मुश्किल है आजकल, आपको पता है सबसे ज़्यादा, और जब आ भी जाती है तो वो भी उसके लिए बहुत सारे टैक्सेस। लेकिन आप उसको लीगलाइज कर दें, आप उसके ऊपर टैक्सेशन रख लें बिजनेस के लिहाज से कि इसको 5% रखना है, आईटी को आप 2% के ऊपर ले आएँ, तो कम से कम 2% तो आपके पास आना शुरू हो जाएगा ना। तो देयर शुड बी समथिंग लीगलाइज। इसी तरह आपकी जो बॉर्डर हैं, अब बॉर्डर के ऊपर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्मगलिंग के हवाले से और हाँ, ऑल दो उसके ऊपर क्रैकडाउन भी किया गया। ये है, लेकिन देखिए उसमें बिजनेसेस भी जो है लोगों के ख़राब होंगे। वहाँ पे छोटे लोग भी हैं जो बिज़नेस करते हैं। आप उसको लीगलाइज कर दें, आप उसके ऊपर रिलैक्सेशन दे दें किसी टैक्सेशन की। पेट्रोल आपके पास ईरानी पेट्रोल आता है, आप देख लें कि वो कितने का आता है, कितने का बिकता है। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल हमसे बातचीत की और साथ साथ आज के दिन जो हमने एक हॉट टॉपिक रहा या आज के दिन का जो एक हम कह सकते हैं एक स्वीट जेस्चर रहा, वो ये था कि स्टॉक मार्केट का 100K जेस्चर, जो कि हमने आज आपके सामने भी उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी रखे और साथ साथ ये भी बताया कि मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं ये वाकई आने वाले दिनों में एक मजीद नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।